हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने गुहिलों के अभ्युदय के बारे में चर्चा की और मुख्य रूप से हमने बप्पा रावल के बारे में बात की। आज की क्लास में हम बप्पा रावल के उत्तराधिकारियों के बारे में चर्चा करेंगे और हम ये जानेंगे कि किस तरह से मेवाड़ में गुहिलों की शक्ति का पतन हुआ और किस तरह से उन्होंने अपनी शक्ति पुनः हासिल की और फिर से उनका पतन हुआ। मध्यकाल में किस तरह से जो गुहिल थे वो शक्ति संपन्न हुए और जयद्रथ सिंह ने किस तरह से गुहिलों की शक्ति को चरम पर पहुंचाया, और साथ ही हम तेज सिंह, समर सिंह आदि जो शासक थे उनके बारे में भी बात करेंगे। बात की जाए बापा के उत्तराधिकारियों की तो 977 ईस्वी की आरपुर प्रशस्ति के अनुसार बापा रावल के उत्तराधिकारियों के रूप में भोज, महेंद्र और नाग के नाम क्रमशः मिलते हैं। भोज के उपरांत महेंद्र और नाग शासकों का भीलों द्वारा विरोध किया गया, जिससे उनके राज्य का विघटन हुआ, और नाग के उत्तराधिकारी शिलादित्य के बारे में 646 ईस्वी के सामोली के अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि शिलादित्य ने अपने राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत कर ली थी। शिलादित्य के उत्तराधिकारी अपराजित हुए, जिन्होंने गुहिलों की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और सैनिक शक्ति में वृद्धि की। अपराजित के पश्चात उसका पुत्र कालभोज मेवाड़ का शासक बना। 1285 ईस्वी के आबू अभिलेख से जानकारी मिलती है कि उसने कर्नाटक के राजा विनयादित्य को हराया था। कालभोज के पुत्र खुमान प्रथम ने बगदाद के खलीफा अलमायू को चित्तौड़ के आक्रमण करने पर हराया था, और इसकी पुष्टि नवसारी के लेख से भी होती है। प्राचीन राजस्थान की कालावधि में उपरोक्त शासकों के बाद के शासक यतर, भरत भट्ट, सिंह, खुमान द्वितीय तथा महायक के समय को मेवाड़ राज्य की अवनति या पराभव का समय कहा जाता है, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि का कोई प्रमाण नहीं मिलता, और हो सकता है कि इन राजाओं का जो राज्य था वो नागदा के आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित रह गया हो, क्योंकि राष्ट्रकूटों की शक्ति की वृद्धि और परमारों व प्रतिहारों के उदय के कारण से ये शासक इन शक्तियों के सहायक के रूप में ही साधारण भूमिका निभा सके हों। 815 ईस्वी के डबोक और 830 ईस्वी के नासून के लेखों में चित्तौड़ और उसके निकटवर्ती प्रदेश पर राष्ट्रकूटों का अधिकार और मेवाड़ के शासकों का उनके सामंत के रूप में बने रहने का लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं कि मेवाड़ ने पुनः शक्ति किस प्रकार प्राप्त की। तो मेवाड़ राज्य को पुनः शक्तिमान बनाने में मेवाड़ के शासक खुमान तृतीय का योगदान महत्वपूर्ण है, जिसे 1247 ईस्वी के चित्तौड़ अभिलेख और 1439 ईस्वी के सादड़ी अभिलेख के लेखों में उसके अधीन राजाओं का मुकुटमणि कहा गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में उसके द्वारा जीते हुए राज्यों में अंग, कलिंग, सौराष्ट्र, तेलंग, द्रविड़ और गौड़ का वर्णन किया गया है। आरपुर के 977 ईस्वी के लेख में खुमान तृतीय के पुत्र और उत्तराधिकारी भरत भट्ट द्वितीय का राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी महालक्ष्मी से विवाह का उल्लेख मिलता है। 942 ईस्वी के प्रतापगढ़ अभिलेख में उसकी उपाधि महाराजाधिराज का उल्लेख है, और उसमें उसके द्वारा चित्रकूट या चित्तौड़ दुर्ग को पुनः प्राप्त करने का भी वर्णन मिलता है। अल्लट भरत भट्ट द्वितीय का पुत्र था, जिसको ख्यातों में आलू रावत भी कहा गया है। शक्ति कुमार के आहड़ के जैन मंदिर के अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि अल्लट ने राष्ट्रकूटों की प्रतिहारों को परास्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि अल्लट की माता राष्ट्रकूट कन्या थी और अल्लट ने हूणों की सहायता से परमाणु प्रतिहारों के विरुद्ध राष्ट्रकूटों की सहायता की थी। हूणों से जो मित्रता का प्रमाण है वो अल्लट का हूण कन्या हरिया देवी से विवाह करना है। अल्लट के शिलालेख से जानकारी मिलती है कि उस समय मेवाड़ एक व्यापारिक केंद्र बन गया था। यहाँ कर्नाटक, लाट, टक देश आदि प्रदेशों से व्यापारी व्यापार हेतु आया करते थे। अल्लट के पश्चात नरवाहन मेवाड़ का शासक हुआ। उसका शासन 971 से 997 ईस्वी तक रहा। आहड़ लेख के अनुसार उसने अपने राज्य को सुदृढ़ बनाया और चौहान शासक जय जय की पुत्री से विवाह करके मित्रता के संबंध स्थापित किए। सन 997 से 1174 ईस्वी तक का समय मेवाड़ के पुनः पराभव का रहा। शुचिवर्म
नरवर्म, कीर्तिवर्म, योगराज, वैराट, हंसपाल, वैर सिंह, विजय सिंह, हरि सिंह, चौड़ सिंह, विक्रम सिंह आदि मेवाड़ के निर्बल शासक रहे। विक्रम सिंह के बाद रण सिंह, क्षेत्र सिंह तथा सामंत सिंह शासक हुए। बाद में पद्म सिंह ने शासन संभाला। पद्म सिंह के पुत्र जैत्र सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया। इसके समय से मेवाड़ राज्य का मध्यकालीन इतिहास आरंभ हो जाता है। अब हम बात करते हैं मध्यकाल में गुहिलों के उत्थान की और तुर्की विरोध की। तो मेवाड़ के इतिहास में 13वीं शताब्दी के आरंभ से एक नया मोड़ आता है, जिसमें केंद्रीय चौहानों की शक्ति का पतन होना और जैत्र सिंह जैसे व्यक्ति का शासन होना बड़े महत्व की घटनाएं हैं। जैत्र सिंह के मेवाड़ का शासक बनने के बाद से गुहिलों के पराभव का काल समाप्त हो जाता है और चौहानों, परमारों और सोलंकियों से मेवाड़ के खोए हुए प्रदेश पुनः छीनकर गुहिलों के उत्थान का काल प्रारंभ होता है। यह काल मध्यकाल के प्रारंभ का भी सूचक है और इस काल में मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के बाद भारत में तुर्की सुल्तानों ने अपने साम्राज्य स्थापित किया। राजस्थान के मुख्य राजवंशों ने मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार का विरोध किया और गुहिलों के उत्थान का जो सर्वप्रथम प्रयत्न था वो गुहिल शासक जैत्र सिंह ने किया, जो रत्न सिंह के शासनकाल तक चलता रहा। बाद में अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से कुछ समय तक गुहिलों का पुनः पराभव रहा और हमीर के शासक बनते ही गुहिल फिर से शक्तिमान बन गए। अब हम बात करते हैं जैत्र सिंह की, जिसका शासनकाल 1213 से 1259 ईस्वी तक रहा। तो चीरवे के लेख द्वारा ये ज्ञात होता है कि 1242-43 ईस्वी में जैत्र सिंह का युद्ध गुजरात के शासक त्रिभुवनपाल से हुआ। उसने मंत्री वस्तुपाल और तेजपाल के संधि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उसने नाडोल के चौहान शासक कीतू के पूर्व में मेवाड़ पर हुए आक्रमण का बदला लेने के लिए वहां के तत्कालीन शासक उदय सिंह पर आक्रमण किया। लेकिन उदय सिंह ने अपनी पौत्री रूपा देवी का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह से करके संधि कर ली। जैत्र सिंह ने मालवा के परमार शासकों को भी परास्त कर बदला लिया। जैत्र सिंह ने सुल्तान इल्तुतमिश की साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति का भी डटकर विरोध किया। चीरवा और आबू शिलालेखों से हमें ये जानकारी मिलती है कि तुर्कों के आक्रमण को विफल करने में जैत्र सिंह के तलारक्ष योगराज के पुत्र भूताला ने अपने प्राणों का बलिदान किया था। आबू लेख में हमें ये अंकित मिलता है कि जैत्र सिंह उस तुरुस्क रूपी समुद्र का पान करने के लिए अगस्त्य के समान था। जैत्र सिंह द्वारा तुर्कों की यह हार 1222 से 1229 ईस्वी के बीच की घटना थी। डॉक्टर ओझा और डॉक्टर शर्मा द्वारा भी इस बात का समर्थन किया गया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का ये कहना है कि स्थानीय और आसपास के प्रदेशों के समसामयिक साहित्य के पर्यवेक्षण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इल्तुतमिश कालीन यह अभियान परीक्षणार्थ अपनाया गया था, जिसमें तुर्की सेना को पग पग पर आपत्ति का सामना करना पड़ा। लेकिन इस अभियान से भावी अभियानों को प्रोत्साहन मिला और मेवाड़ को काफ़ी जनधन की हानि उठानी पड़ी। 1248 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, जिसका कारण सुल्तान के भाई जलालुद्दीन का चित्तौड़ की पहाड़ियों में भागकर छिपना था और सुल्तान ने उसका पीछा किया। फरिश्ता ने इस घटना का वर्णन किया है। जैत्र सिंह ने सिंध के तुर्क शासक नासिरुद्दीन की सेना को 1223 में गुजरात आक्रमण से लौटते समय लूटा और नष्ट किया। इस प्रकार मुस्लिम शासकों के विस्तारवाद का प्रतिरोध करने का श्रेय जैत्र सिंह को ही है। डॉक्टर ओझा ने लिखा है कि दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विपक्षियों द्वारा भी की गई है और जैत्र सिंह की मृत्यु 1252 ईस्वी में हुई। 1252 में जैत्र सिंह की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र तेज सिंह मेवाड़ का शासक हुआ और उसके परम भट्टारक महाराजाधिराज और परमेश्वर विरुद्धों से ये स्पष्ट होता है कि वो अपने पिता की भांति प्रभुता संपन्न शासक था। उसने सर्वप्रथम गुजरात के बघेल राणा वीर धवल से युद्ध किया। वीर धवल गुजरात के शासक
त्रिभुवनपाल का धोलका का सामंत था, किंतु उसने त्रिभुवनपाल से गुजरात का राज्य छीन लिया था। वीर धवल जब अपने राज्य के विस्तार हेतु मेवाड़ पर चढ़ आया, लेकिन वह अपने अभियान में सफल नहीं हुआ। तेज सिंह द्वारा उसका दृढ़ता से सामना कर उसे पीछे हटा दिया गया। अपने पिता की भांति तेज सिंह को भी दिल्ली के तुर्क सुल्तान के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। 1253-54 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बलबन था, जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु बूंदी और चित्तौड़ पर आक्रमण किया, लेकिन तेज सिंह ने उसे पीछे धकेल दिया। इतिहासकार फरिश्ता ने भी इसका समर्थन किया है। तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। इसी रानी से समर सिंह पुत्र हुआ, जो तेज सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक हुआ। सोलंकियों को हराकर तेज सिंह ने उनके विरुद्ध उमापतिवर लब्ध प्रौढ़ प्रताप को ग्रहण किया। तेज सिंह के राज्यकाल में उसकी राजधानी आघाट में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जोड़ने साहित्यिक ग्रंथ की रचना हुई, जो उसके साहित्य और कला के आश्रयदाता का सूचक है। उसकी मृत्यु 1267 से 1273 के मध्य अनुमानित की गई है। अब हम बात करते हैं समर सिंह की। तो तेज सिंह की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र समर सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। चीरवा अभिलेख में उसे अपने पिता और पितामह की भांति स्वतंत्र और शक्ति संपन्न शासक बतलाया गया है। आबू शिलालेख में उसे तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कहा गया है। जीन प्रभ सूरीकृत तीर्थकल्प ग्रंथ से ज्ञात होता है कि गुजरात पर यह आक्रमण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय उसके छोटे भाई उलुग खान द्वारा गुजरात शासक कर्णदेव के मंत्री माधव की प्रेरणा से हुआ था। इस अभियान में तुर्की सेना के मेवाड़ राज्य में होकर गुजरात जाते समय समर सिंह ने तुर्कों को दंडित किया, किंतु दंड वसूलकर उन्हें गुजरात जाने दिया, जिसके कारण मेवाड़ तुर्कों के आक्रमण से बच सका। इसके अलावा समर सिंह के राज्यकाल में अन्य युद्ध न हुए, जिसके कारण उसे कला और साहित्य की प्रगति का अवसर मिला। शिलालेखों से ज्ञात होता है कि समर सिंह के समय मुख्यमंत्री निम्बा था और अन्य प्रमुख कर्मचारियों में कर्णा और सोहड़ा थे। वे सभी योग्य होने के कारण मेवाड़ के सर्वतोमुखी विकास में सहायक हुए। समर सिंह धर्म सहिष्णु था। जैनाचार्य अमित सिंह सूरी से प्रभावित होकर समर सिंह जैन धर्म के प्रति आकृष्ट था। वो विद्वानों का आश्रयदाता भी था और उसके आश्रय में रथप्रभ सूरी और पाशर्वचंद्र जैन जैसे विद्वान थे और भावशंकर वैद्य शर्मा और शुभचंद्र हिंदू विद्वान थे, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। उसके समय शिक्षा का भी प्रसार हुआ और शिल्पकला का विकास हुआ, और जिसका प्रमाण अनेक मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार था। रावल समर सिंह की मृत्यु के उपरांत 1302 ईस्वी में उसका पुत्र रत्न सिंह मेवाड़ का शासक हुआ, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी। वो 1 वर्ष ही राज्य कर सका, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय कर मेवाड़ की रावल शाखा का अंत कर दिया। चित्तौड़ 1303 से 1340 ईस्वी तक विदेशी शासन के अंतर्गत रहकर सिसोदिया वंश की राणा शाखा के हमीर द्वारा पुनः स्वतंत्र हो सका। तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मेवाड़ में कई उथल पुथल होने पर भी गुहिलों द्वारा अपने कुल परंपरागत राज्य को बनाए रखा गया। कभी उनके हाथ से चित्तौड़, कभी आहड़ और कभी नागदा भी निकलते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे एक एक भाग को वे अपने अधीन करते रहे। बापा और जैद्र सिंह ने मेवाड़ में गुहिल वंश को शक्ति संपन्न बनाने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहां बापा द्वारा गुहिल वंश की नींव मजबूत बनाकर उसके विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया गया, वहीं जैद्र सिंह के शासनकाल में मेवाड़ का वैभव और गौरव चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया।